हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस को चैनल। एवरीवन, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस और यूपी आरओ के माइंडसेट से वीडियो बनाई जा रही है। एवरीवन, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में हमारा टॉपिक आज का रहेगा राम जन्मभूमि। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जिसको पाकर हमें एग्जामिनेशंस के व्यू से यहाँ पर बात करना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ा सा पेशेंस बना के और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अयोध्या का राम जन्मभूमि है, जो अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर है, इसका जो समारोह है 22 जनवरी 2024, ये डेट आपको पता होना चाहिए। 22 जनवरी 2024 ये इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों? पौष माह शुक्ल पक्ष के द्वादशी को इस दिन पे अनावरण किया गया है। जो श्री राम जन्मभूमि है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। अगर आपसे बात पूछा जाता है तो प्लीज़ आप माइंडसेट बना के रखना, पहले से इसको नोट डाउन कर लेना कि जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। राम की जो मूर्ति है वो बाल स्वरूप का है, 5 वर्षीय बाल स्वरूप का यह मूर्ति है, ओके। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के सांगवेद विद्यालय के प्राचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के द्वारा निकाला गया है। तो ये भी थोड़ा सा नाम आप याद रखना कि किसके द्वारा यह दिन इंगित किया गया था। बात करते हैं मंगल ध्वनि का। 50 पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र मंगल ध्वनि के हिस्से थे। मंगल ध्वनि को अयोध्या के प्रसिद्ध कवि यतीन्द्र मिश्रा द्वारा संचालित तथा संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था, ओके। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन थे और किन किन राज्यों से यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे, ओके। जो पखावज और बांसुरी और ढोलक, ये यूपी से, याद रखना कि ढोलक को जीआई टैग भी मिल चुका है यूपी में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से किन किन वाद्य यंत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो पखावज, बांसुरी और ढोलक। बीड़ा को कर्नाटक से सम्मिलित किया गया था। सुंदरी महाराष्ट्र, अलगोजा पंजाब से, मर्दाला उड़ीसा, संतूर मध्य प्रदेश, पुंग मणिपुर, नगाड़ा और काली असम से, तंबूरा छत्तीसगढ़, सहनाई दिल्ली, रावणहत्था राजस्थान, श्रीखोल और सरोद पश्चिम बंगाल, घटम आंध्र प्रदेश, सितार झारखंड, संतर गुजरात, पखावज बिहार, हुड़का उत्तराखंड, नादस्वरम मृदगम और तविल यह तमिलनाडु से, ओके। तो आप यहाँ पर देखें कि जो जो वाद्य यंत्र हैं संबंधित राज्यों से सम्मिलित किया गया था, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस या मे बी ऑप्शन में दे दे और वहाँ पे राज्यों का नाम दे दे, जैसे कि रावण हत्था पूछ ले, वहाँ पर ऑप्शन दे दे राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर राजस्थान होगा, ओके। चलिए मंदिर के विषय में बात करते हैं। मंदिर तीन मंजिला बनाया गया है और मंदिर का जो निर्माण है वह नागर शैली में निर्माणाधीन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्लीज़ इसको आप इम्पॉर्टेंट में याद रखना कि जो मंदिर है, मंदिर जो 3 मंजिला है, यह नागर शैली में बनाया गया है। देखिए, नागर शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है, तो जो मंदिर का निर्माण है नागर शैली में बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। ये मे भी क्वेश्चन से इस बार तीनों एग्जाम में पूछा जाए, ओके। कुल मंदिर 70 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जो मुख्य मंदिर परिसर है वो 2.77 एकड़ में फैला हुआ है, ओके। मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि स्थल पर किया गया है। जो पुराने ऐतिहासिक पन्ने हैं, ऐतिहासिक सबूत हैं, उसके हिसाब से कहा जाता है कि जहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर बनाई गई है, परिसर बनाई गई है, वही वो स्थान है जहाँ पे राम का जन्म हुआ था, श्री राम का जन्म हुआ था, ओके। आते हैं कुछ बैकग्राउंड पे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का आधारशिला
5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। तो ये डेट आप प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ठीक है। और आधारशिला 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। अब आते हैं वास्तुकला पे, वास्तुकला शैली पे। जो मंदिर का वास्तुकला शैली है वह नागर शैली है। ओके, बात करेंगे नागर शैली पे कि नागर शैली होती क्या है, ठीक है, बस नोट करते चलो आप। मुख्य वास्तुकार जो हैं वह चंद्रकांत भाई सोमपुरा हैं और आशीष सोमपुरा है। ये नाम प्लीज़ आप याद रखना कि जो मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। डिज़ाइन सलाहकार कौन कौन है, ठीक है। सो आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, एसवीएनआईटी सूरत, सीबीआरआई रुड़की, एनजीआरआई हैदराबाद, आईएचबीटी पालमपुर, आईआईए बेंगलुरु और एनआईआरएम बेंगलुरु। ओके, ये नाम याद रखना। ये कौन है, ये डिज़ाइन सलाहकार हैं। निर्माण कंपनी कौन है, जिस कंपनी ने निर्माण किया इस मंदिर परिसर का? सो एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो, याद रखना एल&टी, इसको लार्सन एंड टुब्रो कंपनी कहते हैं, ठीक है। परियोजना प्रबंधन कंपनी कौन है? सो ये टाटा की कंपनी है, TCEL, ठीक है, TCEL, यह परियोजना प्रबंधन कंपनी रही है। मंदिर का 4 दीवारी द्रविड़ शैली से प्रभावित है। अब एवरीवन यहाँ पर याद रखना, नागर शैली और द्रविड़ शैली में आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों शैलियाँ अलग अलग हैं। जो पूरी की पूरी मंदिर है वह नागर शैली में बनाई गई है, लेकिन जो मंदिर की 4 दीवारी है वह द्रविड़ शैली से प्रभावित है। ओके, कितने मंडप हैं मंदिर में? तो 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर निर्माण में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुख्य मंदिर निर्माण में राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से लाए गए हैं। रंगीन संगमरमर मध्य प्रदेश के मंडला जिला से लाया गया है। ओके, महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है दरवाज़ों के लिए, ठीक है। मंदिर का मुख्य भाग राजस्थान के मकराना संगमरमर से सुसज्जित है। नेपाल के गंडकी नदी में पाई जाने वाली शालिग्राम शिला और ताम्र प्लेटें आदि का उपयोग भी यहाँ पर किया गया है। अब राम जन्मभूमि श्री राम से नेपाल का भी संबंध है। ओके, सो नेपाल से भी यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसका भी आप नाम याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोटा मोटा नागर शैली के ऊपर। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण है। अब यहाँ पर कलश, ध्वजा, शिखर, प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह, मंडप, जगती क्या होता है उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए, 5वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का विकास का तीव्रता माना जाता है। नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। मंदिर के मुख्य भाग में गर्भगृह होता है। यहाँ प्रमुख देवता का प्रतिमा स्थापित किया जाता है, ये वाला पोर्शन। ओके, ठीक। गर्भगृह के सबसे ऊपर शिखर जैसी आकृति होती है जो नागर शैली के मंदिरों का विशेषता है। ओके, क्लियर। चलिए, शिखर के ऊपरी हिस्से पर कलश या ध्वजा विद्यमान रहता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, कलश या ध्वजा, कलश और ध्वजा, ठीक है। गर्भगृह के चारों ओर एक विशिष्ट प्रदक्षिणा पथ होता है। इसका प्रयोग परिक्रमा के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, क्लियर। चलिए, गर्भगृह के सामने मंडप मौजूद होता है जो शिखर से सुशोभित होता है, परंतु सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही होता है। देखिए, ये हो गया गर्भगृह, जस्ट वेट,
ये वाला जो पोर्शन है गर्भगृह हो गया, ये हो गया मंडप। ओके, गर्भगृह के चारों ओर के विशिष्ट प्रदक्षिणा पथ होता है, इसका प्रयोग परिक्रमा के लिए किया जाता है। गर्भगृह के सामने मंडप मौजूद होता है जो शिखर से सुशोभित होता है, परंतु सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही होता है। मंडपों की जो संख्या है एक या एक से अधिक हो सकता है। राम जन्मभूमि परिसर में जो मंदिर बनाई गई है वहाँ पे कितने मंडप हैं? 5, हमने उपरोक्त में भी देखा है। ठीक है, राम मंदिर में 5 मंडप हैं। बाल स्वरूप मूर्ति का वास्तुकार 5 थे, जिसमें चयन प्रक्रिया के द्वारा अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई मूर्ति का चयन हुआ है। ये नाम बहुत विशिष्ट है, आप प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है, अरुण योगी राज। ओके, जो इनकी द्वारा निर्मित मंदिर है वो 81 इंच लंबी, 200 केजी वजनी और 5 वर्षीय बाल स्वरूप कृष्णशिला के द्वारा निर्मित है। ओके, रामलला की मूर्ति दोनों तरफ भगवान विष्णु के अवतार उकेरे गए हैं। ओके, विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध, कल्कि अवतार को उत्कीर्ण किया गया है। देखिए यहाँ पर इस हिसाब का एक मूर्ति है। इसके इसके इस लेवल पर जितने भी भगवान के अवतार हैं, ओके, उन अवतारों को यहाँ पर उकेरा गया है। क्लियर? राम का पद्म जो कि कमल पर खड़ा दर्शाया गया है। जो राम की मूर्ति है, 5 वर्षीय बाल स्वरूप का जो मूर्ति बनाया गया है वह कमल पर उनको खड़ा रूप में बनाया गया है। दाहिने चरण के पास हनुमान और बाएं चरण के पास भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को दर्शाया गया है। ठीक है एवरीवन, कुछ इंपॉर्टेंट इस पे कमेटी थी, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर केसेस थे कोर्ट में, उसको मोटा मोटा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो 1853 का टाइमिंग था, बाबरी मस्जिद स्थल पर पहली बार धार्मिक हिंसा भड़की थी। निर्मोही अखाड़ा द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समक्ष मंदिर का दावा किया गया था। ओके, उसके बाद 1859 का टाइमिंग आता है, फिर 1858 का आता है। ठीक है, ऐसे ही हर कुछ समय के बाद प्रस्ताव आते रहते हैं। मंदिर का जो विवाद का मामला था वो धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, एक समय आता है जो कि अगस्त 2019 का टाइमिंग होता है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 6 अगस्त के रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला विराजमान को देने का फैसला सुनाया। साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का भी दिशा निर्देश दिया गया था कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो एवरीवन पूरा का पूरा मामला यही था। ठीक है, और जो राम मंदिर है इसका निर्माण किया जा चुका है। यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ तथ्य है, स्पेशली फॉर द्रविड़ शैली और नागर शैली, थोड़ा सा इसको भी आप अपने नोट्स से, शॉर्ट नोट से देख लेना। बाकी यहाँ पर जितने भी तथ्य मंदिर के रूप में इस्तेमाल किए गए थे उनको हम लोग बारी बारी यूज कर लिया। और तीसरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो वाद्य यंत्र यूज किए गए हैं, किस राज्य से कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया गया है। ठीक है, इसको भी आप मोटा मोटा देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। जो राम मंदिर का पूरा आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट था, तथ्य था, हमने उसको जान लिया। अब इसको करंट अफेयर के भी फॉर्मेट में जान सकते हैं और साथ ही साथ कल्चर के भी फॉर्मेट में इसको जान सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच।